यहाँ पर उपस्थित सभी दिव्यात्माओं को मेरा प्रणाम। उड़ीसा ध्यान महायज्ञ में आज अब आपने आनंदो ब्रह्म का आनंद लिया। अब इस आनंद से अब आप लॉजिकल, साइंटिफिकल, मेडिकल नॉलेज में हम थोड़ा चलते हैं ना। स्टेम सेल रीजनरेशन, कितने लोगों ने पहले स्टेम सेल्स का नाम सुना हुआ है? काफी लोगों ने सुना हुआ है। क्या होता है स्टेम सेल्स? हमारी बॉडी में वो सेल्स जिससे कोई भी सेल बन सकते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन हैं, लीवर है, हार्ट है, किडनी है, दर्जनों ऑर्गन हैं। 200 टाइप्स ऑफ सेल्स हमारे शरीर में होते हैं। तो स्टेम सेल्स वो सेल्स हैं जो हमारी बॉडी के कोई भी सेल्स बन सकते हैं। इसको इजी एग्जांपल में ऐसा समझें कि 10th तक का स्टूडेंट लाइफ में किसी भी करियर में जा सकता है। 10th का बच्चा डॉक्टर भी बन सकता है, सीए भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है। लेकिन एक बार अगर वो डॉक्टरी के कोर्स में घुस जाए, उसमें एडमिशन ले लिया, अब वो सीए बने या इंजीनियर बने, वो लगभग असंभव जैसा है। हाँ, अगर कोई बहुत एकदम वैसा ही हो कि वापस से हम जाएंगे तो अलग बात है ना। एक बार आपने एक स्ट्रीम में इंटर कर गए, फिर आप दूसरे स्ट्रीम में जनरली नहीं जा सकते। तो स्टेम सेल्स वो सेल्स हैं जो हमारी बॉडी में कोई भी सेल्स बन सकते हैं। तो जब भी हम अपनी बीमारियों को ठीक करना चाहते हैं, मेन स्ट्रीम मेडिकल साइंस में बहुत जो रिसर्च हो रहे हैं अलग अलग, सबसे पावरफुल रिसर्च यह बात का है कि हम अपनी बॉडी में स्टेम सेल्स कैसे बढ़ा लें, स्टेम सेल्स को कैसे एक्टिव करें, स्टेम सेल्स को कैसे रीजनरेट करें। तो ये रीजनरेटिव मेडिसिन के अंदर आता है। एक उभरता हुआ ब्रांच है रीजनरेटिव मेडिसिन। भविष्य में रीजनरेटिव मेडिसिन की ओपीडीज होंगी, जहां पर जैसे अभी आप गायनी की या पीडियाट्रिक की या ईएनटी का ओपीडी होता है, रीजनरेटिव मेडिसिन का ओपीडी होगा आज से 10 साल 20 साल के बाद। स्टेम सेल्स को अगर हमने समझा तो हम अपनी हर एक बीमारियों को बहुत इजीली हील कर सकते हैं। तो स्टेम सेल्स जो हैं हमारी बॉडी के वो सेल्स जो कोई भी सेल बन सकता है। स्टेम सेल्स कितने होते हैं? बच्चों में ज्यादा होते हैं। ऑब्वियस है, वो अगर किसी बच्चे को चोट लगती है जनरली वो जल्दी ठीक हो जाती है। कोई ओल्डी है, कोई सीनियर सिटीजन है, उसे जब कोई चोट लगती है तो देर से ठीक होता है। इसका एक बेसिक कारण क्या है? स्टेम सेल्स बच्चे में ज्यादा हैं। तो बच्चों के मामले में 10,000 सेल्स के ऊपर एक सेल होता है, और जो ओल्डीज हैं, सीनियर सिटीजन हैं, वहां पर 1 लाख ह्यूमन सेल्स के ऊपर एक स्टेम सेल्स होता है। तो स्टेम सेल्स के नंबर धीरे धीरे कम होते जाते हैं। तो जो एजिंग है, वो एजिंग का एक मतलब ये है कि नंबर ऑफ स्टेम सेल्स आपकी बॉडी में कम हो रहे हैं। तो एंटी एजिंग के लिए बहुत प्रयास चल रहा है। एंटी एजिंग बहुत लोग चाहते हैं कि हम युवा बने रहें। तो उस एंटी एजिंग के लिए जरूरी है कि आप स्टेम सेल्स को समझें और स्टेम सेल्स को अपनी बॉडी में बढ़ाएं। अगर स्टेम सेल्स, नंबर ऑफ स्टेम सेल्स ज्यादा हैं तो एंटी एजिंग भी इजीली हो जाती है। तो स्टेम सेल्स के बहुत वाइड एप्लीकेशंस हैं। इन एन नंबर ऑफ डिजीज, इन एन नंबर ऑफ मेडिकल कंडीशंस इट इज बीइंग यूज्ड एंड इट्स ए डेवलपिंग फील्ड। For last 20 years it is becoming more and more accessible, becoming more and more popular, और अधिक से अधिक हेल्थ कंडीशंस में हम स्टेम सेल्स को यूज कर पा रहे हैं। तो स्टेम सेल्स का एप्लीकेशन कहां कहां पे होता है? बहुत तरह के कैंसर में इसका यूज होता है। जो ब्लड कैंसर्स हैं, पीडियाट्रिक कैंसर्स हैं, ओरल कैविटी कैंसर्स हैं, इन सभी में स्टेम सेल्स का यूज एक्टिवली हो रहा है। जहां भी सर्जरीज होती हैं, सर्जरीज में बॉडी का कोई पार्ट शरीर से बाहर निकलेगा,
तो जो फिर रिपेयर है वहां पे स्टेम सेल्स का बहुत यूज होता है। तो एनी सर्जिकल इंटरवेंशंस में स्टेम सेल्स का एप्लीकेशन है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में है, जिन जिन बीमारियों को, लगभग 56 बीमारियां मेडिकल साइंस में ऐसी हैं जिनको लाइलाज माना जाता है। इन ऑल दोज इन सो कॉल्ड इनक्यूरेबल डिजीज कैन बी मैनेज्ड, कैन बी इंप्रूव्ड बाय स्टेम सेल थेरेपी। इस स्टेम सेल थेरेपी का यूज करके जो इनक्यूरेबल हम बोलते थे पहले, अब दे आर नॉट इनक्यूरेबल और देयर मैनेजमेंट इज इंप्रूविंग। तो यहां पर कौन कौन से डिजीज हो गए वो थोड़ा सा हम समझ लें। तो जब भी कोई ऐसी बड़ी बीमारी होती है, मैंने अपने पिछले 10 साल में 4-5 बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज किया हुआ है। हार्ट होल, एक 6 साल के बच्चे को हार्ट होल था, VSD हार्ट होल, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट, और उसे जन्म के अगले दिन डिटेक्ट हो चुका था। मेडिकली if there is any heart hole of small size or moderate size, it can be healed up to age of 4 years. 4 year तक healing नहीं हुई, then that family is prepared for the surgical process. They belongs to lower middle class family, so they were arranging the funds, or by the age of 6 years they somehow met me. And in our theory there is no disease is incurable. कोई भी बीमारी हो अगर हम उस पर अप्रोच लें तो हीलिंग होती है। मुझसे मिले, मैंने उन्हें एनर्जी मेडिसिन की चीजें बताई। एनर्जी मेडिसिन मींस एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर। मैं प्रैक्टिकल में एक्यूपंक्चर भी करता हूं। एक्यूपंक्चर कराया है किसी ने यहां पर? कितने? आई गॉट सक्सेसफुल रिजल्ट्स इन VSD हार्ट होल। हार्ट होल में मुझे रिजल्ट मिले हैं। कॉडा इक्विना सिंड्रोम, ए रेयर स्पाइनल डिसऑर्डर जिसमें लोअर स्पाइन नर्व डिसफंक्शनल हो जाते हैं। ए एडल्ट पर्सन हैज टू वियर डायपर 24/7, बॉवेल ब्लैडर मूवमेंट पता नहीं चलता। तो इस बीमारी का भी कोई मेडिकल में इलाज नहीं है। वन हैज टू लिव विद दिस फॉर होल लाइफ। ऐसा पेशेंट मेरा पटना में ठीक हुआ है ना। कार्सिनोमा रेक्टम, ये मैंने ठीक किया है विदाउट केमोथेरेपी, विदाउट सर्जरी। एनर्जी मेडिसिन, कॉन्शियसनेस मेडिसिन इज मच पावरफुल। जब हम मेडिटेशन की हम यहां बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर डूइंग इट साइंटिफिकली, मेडिकली, तो दिस इज मेडिसिन, दिस इज फ्यूचर ऑफ मेडिसिन। इन फ्यूचर दिस विल इवॉल्व एज ए ब्रांच एंड इट्स इन फैक्ट इट्स इवॉल्विंग। देयर इज हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट, जहां पर अभी मैं आपको स्टेम सेल्स थेरेपी का जो अभी प्रैक्टिकल पॉइंट बताऊंगा, हार्ट कोहेरेंस। तो देयर इज वन इंस्टीट्यूट डेडिकेटेड टू रिसर्च एंड डेवलप दैट मोडालिटी, हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट। सो दिस स्टेम सेल रीजनरेशन मेथड आई एम वर्किंग एंड आई एम गेटिंग द रिजल्ट्स। स्टेम सेल रीजनरेशन को हम समझें, इसको हम कैसे अपनी बॉडी में स्टेम सेल्स को बढ़ा सकते हैं। जो हमारी शरीर में बीमारी हो रही है, स्ट्रेस से बीमारियां हो रही हैं। तो स्ट्रेस अगर कम हो, इफ वी कैन रिड्यूस द स्ट्रेस, तो दिस विल बी हेल्पफुल फॉर दैट स्टेम सेल रीजनरेशन। लाइफ स्पैन मीन्स कितने साल कोई इंसान जीवित रहता है। बट इफ समवन इज ऑन बेड, इफ समवन इज नॉट इन प्रोडक्टिव लाइफ, बस जिंदा है, छड़ी लेके चल रहे हैं, कुछ कर नहीं सकते, तो ऐसी लंबी लाइफ का भी क्या महत्व है ना। तो लाइफ स्पैन वर्ड इज देयर एंड हेल्थ स्पैन मींस हाउ लॉन्ग यू आर एक्टिव इन योर प्रोफेशन, यू आर एबल टू डू व्हाट यू वांट टू डू। सो जस्ट नॉट लाइफ स्पैन, हमारी आयु लंबी हो वो बात नहीं है, हमारी एक्टिव लाइफ, प्रोडक्टिव लाइफ लंबी हो। तो लाइफ स्पैन और हेल्थ स्पैन को लंबा करने के लिए भी रीजनरेटिव मेडिसिन इज इंटरकनेक्टेड। यहाँ पे टीलोमेयर का भी एक कंसेप्ट आता है। टीलोमेयर इज द एंड पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। जैसे जूते के फीते का जो एंड पार्ट है वो उसके प्रोटेक्शन के लिए होता है। अगर वो खराब हो जाए तो जूता का फीता जो है जल्दी खराब हो जाता है। तो डीएनए में भी क्रोमोसोम में लास्ट पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम इज टीलोमेयर। तो दैट टीलोमेयर इरोड्स with every cell division, with every year of life. By the age of 10 years,
there are 10% erosion of one chromosome in average human life. If you have more stress, अगर आपके जीवन में तनाव ज्यादा है, आप ज्यादा शिकायतें करते हैं, जिलसी से जीते हैं, गुस्सा करते हैं, तो ये इरोजन और जल्दी फास्ट होगा, है ना? थ्रू रीजेनरेटिव मेडिसिन, थ्रू मेडिटेशन लाइफस्टाइल, ऐसा भी देखा गया है कि जो टीलोमेयर छोटे हो गए थे वो वापस से बड़े हो जाते हैं. एंटी एजिंग, रिवर्स एजिंग इज पॉसिबल. सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारी उम्र बढ़ रही है, वी कैन बिकम यंग अगेन, ऐसा रिसर्च हो चुका है. तो टीलोमेयर को भी हम समझे. नेक्स्ट, स्टेम सेल्स के नंबर जो है ये एवरेज नंबर है. द मोर एक्टिव यू आर, मोर हेल्थ कॉन्शियस यू आर, तो ये वेरी करेंगे पर्सन टू पर्सन. तो देयर आर जेनेटिक टेस्ट, देयर आर टीलोमेयर टेस्ट. इट इज वेरी मच कॉस्टली, लेकिन पता किया जा सकता है कि आपके टीलोमेयर कितने इरोड हो चुके हैं. व्हाट इज योर प्रोस्पेक्टिव लाइफ स्पैन. नेक्स्ट, तो हेरिडिटरी डिजीज में भी इसका बहुत एप्लीकेशन हो रहा है. जब भी कोई डॉक्टर के पास आप जाएं और कोई बीमारी अगर जेनेटिक निकल जाए, जेनेटिक बीमारी सभी लोग समझते हैं कि अगर पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को है, तो जेनेटिक बीमारियों के नाम आते ही ऐसी हम बात सोचते हैं, नाउ दैट क्योर इज इम्पॉसिबल. जेनेटिक बीमारी है तो आपको ये लाइफ लॉन्ग रहेगा ही. ये एक बहुत बड़ा झूठ है. जेनेटिक डिजीज, हेरिडिटरी डिजीज, दोनों सिमिलर टर्म है लेकिन थोड़ा बारीक अंतर है, उतना अभी हमें डिटेल नहीं जानना. जेनेटिक डिजीज, हेरिडिटरी डिजीज को भी हम इपिजेनेटिक्स के माध्यम से मैनेज कर सकते हैं. दिस स्टेम सेल रीजनरेशन, दिस एंटी एजिंग फिनोमेना, दिस इपिजेनेटिक्स, ऑल आर इंटर रिलेटेड. इपिजेनेटिक्स पे भी दुनिया में बहुत काम हो रहा है. इट इज इन मेन स्ट्रीम मेडिसिन बट समहाउ इट इज नॉट पॉपुलर. दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट. मेडिकल सिलेबस की बुक्स में बात है लेकिन डॉक्टर अपने पेशेंट को बताता नहीं है. तो इपिजेनेटिक्स को समझे, टू हील जेनेटिक डिजीज, बेसिकली चेंजिंग द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन. नेक्स्ट स्लाइड. जीन है, जीन का स्ट्रक्चर, इसको मेडिकल में बोलते हैं जीनोटाइप, और जीन का जो इफेक्ट है फिनोटाइप. इफेक्ट और एक्सप्रेशन ऑफ जीन कैन बी चेंज्ड. तो इससे इपिजेनेटिक्स के माध्यम से हेरिडिटरी डिजीज को भी. डॉक्टर ब्रूस लिप्टन जो एक फेमस है, वो कहते हैं 90% डिजीज, नेक्स्ट, 90% डिजीज को, 90% जेनेटिक डिजीज को इपिजेनेटिक्स से हम हील कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं. मेन स्ट्रीम मेडिसिन में ये 90% डेटा नहीं है. अप टू 62% हेरिडिटरी डिजीज को हम इपिजेनेटिक्स से मैनेज कर सकते हैं. लेकिन फिर भी दुनिया में जितनी जेनेटिक बीमारियां हैं, हेरिडिटरी डिजीज हैं, अगर 62% जेनेटिक बीमार लोग भी अगर ठीक हो जाएं तो ये बहुत बड़ी बात है ना. तो नॉलेज एंड एक्चुअल प्रैक्टिस में बहुत अंतर है एपिजेनेटिक्स के मामले में. मोस्ट डॉक्टर डोंट प्रैक्टिस एंड प्रीच इट. नेक्स्ट, ऑटो इम्यून डिजीज, है ना. ऑटो इम्यून डिजीज यहाँ पे किसी को है यहाँ पे या किसी के फैमिली में ऑटो इम्यून डिजीज है ना. ऑटो इम्यून डिजीज भी जब होती है तो फिर ऐसी धारणा है कि नाउ इट इज इनक्यूरेबल, हम इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, ये लाइफ लॉन्ग रहेगी. ये भी एक भ्रम है. ऑटो इम्यून को हम थोड़ा समझें. व्हाट इज ऑटो इम्यून? हमारी बॉडी में जो इम्यून सेल्स हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले सेल्स, बाहर से अगर बैक्टीरिया ने अटैक किया तो जो इम्यून सेल्स हैं, समथिंग लाइक पुलिस, वो बैक्टीरिया पे अटैक करेगा. बैक्टीरिया के अलावा और भी बहुत सारे पैथोजन होते हैं, फंगस होता है, पैरासाइट होता है, बैक्टीरिया ज्यादा पॉपुलर है. तो इम्यून सेल्स विल अटैक बैक्टीरिया और अदर पैथोजन. अगर कुछ सिस्टम ऐसा गड़बड़ हो जाए, क्यों गड़बड़ होता है उसकी मैं बात करूंगा, तो हमारी बॉडी के अपने इम्यून सेल्स बैक्टीरिया पे अटैक करने के साथ साथ बॉडी के अपने सेल्स पे अटैक करने लग जाते हैं. पुलिस वाले ही अगर हफ्ता मांगने लग जाएं तो वो ऑटो इम्यून बीमारी है ना. अगर वही एंटी सोशल एलिमेंट की तरह अगर लूटपाट करें, दैट इज ऑटो इम्यून.
तो दिस इज डिस्टर्बेंस ऑफ हार्ट चक्रा। अपने हार्ट पे हाथ रखिए, खासकर जो ऑटो इम्यून वाले हैं या फैमिली में या आपके जान पहचान में किसी को हार्ट का ऑटो इम्यून है, अगर उन्होंने अपने हार्ट चक्रा को हील कर लिया, अभी आपने देखा आनंदो ब्रह्मम में हार्ट चक्रा के बारे में, इफ हार्ट चक्रा इज बैलेंस्ड ऑटो इम्यून डिजीज विल बी हील्ड, है ना। ऑटो इम्यून बीमारी को हील करना पॉसिबल है बाय वर्किंग ऑन योर हार्ट चक्रा। हार्ट में मैंने हाथ इसीलिए लगाया ताकि आपको याद हो जाए, है ना। लेक्चर तो हम बहुत सारे सुनते हैं, जो मेरा कंटेंट है, जो लोग पीएमसी हिंदी देखते हैं, कितने लोग पीएमसी हिंदी देखते हैं? काफी लोग तो देखते ही हैं। तो अगर मेरे लेक्चर देखेंगे तो ये सारे कंटेंट मैं पहले भी बोल चुका हूं, लेकिन याद रहना और उसको प्रैक्टिस में उतारना वो इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, डिफरेंट अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, इन दीज डिजीजेस स्टेम सेल थेरेपीज आर बीइंग ट्राइड। नेक्स्ट, तो स्टेम सेल थेरेपी पे जब इतनी बात कर ली है, अगर आप में आपकी फैमिली मेंबर में फ्रेंड ने किसी ने अगर स्टेम सेल थेरेपी ट्राई करने की कोशिश करी होगी, तो इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये भी आता है, दिस इज वेरी कॉस्टली थेरेपी। कितना कॉस्ट है? डिपेंड, ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ हॉस्पिटल एंड सिटी, आप कहाँ किस सिटी में कराएं। 10 लाख टू 40 लाख इसका कॉस्ट बनता है ना। अभी आप जो मैं आपको इसका प्रैक्टिकल बताने वाला हूं, बिना लाखों रुपए खर्च किए यू कैन रीजनरेट, यू कैन एक्टिवेट स्टेम सेल्स इन योर बॉडी, है ना। तो कितनी प्रॉमिसिंग बात। तो आई हैव दिस आइडिया ऑफ राइटिंग बुक फॉर मेनी ईयर्स विद द नेम जीरो बजट हेल्थ। इन जीरो बजट यू कैन अचीव हीलिंग, यू कैन अचीव हेल्थ। हीलिंग एंड हेल्थ को मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट करता हूं। हीलिंग मीन्स व्हेन यू हैव डिजीज एंड यू वांट इंप्रूवमेंट। हेल्थ, you don't have any problem but you want to sustain your health, or you want to improve your energy level, your quality of life. तो जीरो बजट हेल्थ भविष्य में आएगा, पढ़िएगा, यही सब बातें उसमें भी रहेंगी। तो स्टेम सेल थेरेपी बिना लाखों रुपए खर्च किए आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आप बताते हैं। नेक्स्ट, तो अब मैं आपको कुछ स्टेम सेल रीजनरेशन के लिए क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या क्या प्रैक्टिकल टेक्निक है, मैं कुछ टेक्निक्स यहां पर बात कर देता हूं, और फिर उसमें से सबसे जो मेन है गामा ब्रेन वेव, उस पर सबसे ज्यादा बात करूंगा। हमारे ब्रेन में 5 ब्रेन वेव होते हैं, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, गामा। जब भी हमारी लाइफ में स्ट्रेस आता है, दैट इज बीटा। अभी आप आंख खोलकर मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, योर ब्रेन मस्ट बी हैविंग हाई बीटा ब्रेन वेव और लो बीटा ब्रेन वेव। हम इसको जब गामा में शिफ्ट कर लें, जिसके लिए मैं आपको टेक्निक बताऊंगा, तो जितना गामा ब्रेन वेव आपकी ब्रेन में ज्यादा होगा उतना स्टेम सेल्स रीजनरेट होगा। दिस इज द मोस्ट प्रॉमिसिंग मेथड। अदर मेथड इज फास्टिंग। अगर हम उपवास करते हैं, नवरात्रि का उपवास कितने लोग करते हैं यहाँ पर, है ना। वैसे उपवास करने का तरीका भी सब लोगों को नहीं आता, है ना। किसी अच्छे नेचुरोपैथ से पूछें तो फिर फास्टिंग करने का प्रॉपर मेथड होता है ना। हमारे कल्चर में वो नहीं है, हम बस रिचुअल, हम रिलीजियस पर्पज से करते हैं, उसको थोड़ा साइंटिफिक और मेडिकल पर्सपेक्टिव से भी समझना और करना चाहिए, तो हमें पूरा फायदा मिलेगा। तो फास्टिंग, और जिन लोगों को फास्टिंग मुश्किल लगे उनके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग, 16 आवर फास्ट। तो ये ऑटोफाजी करता है, हमारे शरीर से जो अनहेल्दी सेल्स हैं उनको बाहर निकालता है, और ये हेल्प करते हैं। चाइल्ड में नंबर ऑफ स्टेम सेल्स आर मोर, आर हाई। तो जितने हम चाइल्ड लाइक हो जाएं उतना स्टेम सेल एक्टिव हो जाएगा, है ना। तो बच्चे बनना सीखिए, है ना। स्ट्रेस से हमारे टीलोमेयर जो हैं वो जल्दी छोटे होते हैं। सो इफ यू कैन रिड्यूस स्ट्रेस इन योर लाइफ, आप अपनी लाइफ स्टाइल, वो लाइफ स्टाइल को जिए जिसमें आपकी लाइफ में स्ट्रेस कम है। तो इस पे भी एक ब्रांच डेवलप हो रहा है, लाइफ स्टाइल मेडिसिन। 20 साल पहले अमेरिका में डेवलप हुआ है, इंडिया में भी सीएमसी वेल्लोर में यूनिट आ चुकी है मेडिसिन डिपार्टमेंट के अंदर, लाइफ स्टाइल मेडिसिन। डॉक्टरों के लिए कोर्स हो रहे हैं अभी, बाकियों के लिए कोर्स अभी नहीं है, भविष्य में आ जाएंगे। तो बहुत जल्द, मतलब सीएमसी वेल्लोर में तो आप जैसे मेडिसिन के ओपीडी में जाते हैं वैसे लाइफ स्टाइल मेडिसिन की ओपीडी में जा सकते हैं, ऐसा सीएमसी वेल्लोर में तो हो गया है। बाकी सभी जगह भी आ जाएगा, नागपुर में, बड़ौदा में डॉक्टरों के लिए कोर्सेज शुरू हो चुके हैं।
तो लाइफ स्टाइल मेडिसिन का अभी अभी मैंने इसका 6th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया अहमदाबाद में, सैटरडे संडे को था, 2 दिन का। 150 डॉक्टर्स ने अटेंड करके क्या क्या लाइफस्टाइल मेडिसिन में है, हम कैसे अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी बिग साइंस। तो एक बहुत मतलब अमेजन पे अवेलेबल बुक है, जिनको इंटरेस्ट हो, जो लोग इंग्लिश पढ़ सकते हैं, यू कैन रीड ऑल एवरीथिंग अबाउट लाइफ स्टाइल मेडिसिन बाय रीडिंग लाइफ स्टाइल एज मेडिसिन। ये CMC वेल्लोर से ही आई है। 24 मेडिकल डॉक्टर्स ने मिलकर एक किताब लिखी है। तो इसमें प्लांट डाइट भी होता है, इसमें मेडिटेशन भी होता है। तो हम एंटी स्ट्रेस लाइफ स्टाइल, स्ट्रेस को कम करें तो हम स्टेम सेल्स को रीजेनरेट करेंगे। नेक्स्ट, तो अब हम चलते हैं जो सबसे मोस्ट प्रोमिसिंग मेथड है। नेक्स्ट, माइंडफुलनेस मेडिटेशन और अपने ब्रेन वेव को गामा पे शिफ्ट करना। तो स्ट्रेस को कम करने से हीलिंग होती है। तो स्ट्रेस को हमें समझना चाहिए कि स्ट्रेस किन किन फैक्टर से आते हैं। तो देयर आर 3 मेन फैक्टर्स, फिजिकल, इन्वायरमेंटल एंड साइकोलॉजिकल। फिजिकल, आप कैसी चीजें खा रहे हैं, है ना। एवरी फूड वी कंज्यूम इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर बॉडी, है ना। उसके जो कंपोनेंट हैं वो आपके ब्लड में जाएंगे और वो आपकी बॉडी को प्रभावित करते हैं। तो ईट कॉन्शियसली, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजिकल। लाइफ में कोई सिचुएशन है, उस सिचुएशन को आप देखते कैसे हैं। प्रॉब्लम इज नॉट द मेन प्रॉब्लम, हाउ यू हैंडल द सो कॉल्ड प्रॉब्लम इज द रियल प्रॉब्लम, है ना। अगर किसी सिचुएशन में अगर आप रिलैक्स रहते हैं, इस एटीट्यूड के साथ रहते हैं कि मैं इसे सॉल्व कर लूंगी, आई विल हैंडल इट, तो वो आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। जो भी ट्रेजेडीज, जो भी नेचुरल ट्रेजेडीज हैं या भूकंप है, कुछ भी, उसके जो भी ट्रेनिंग होते हैं उसमें सबसे पहला पॉइंट होता है स्टे रिलैक्स्ड। आप शांत रहें और अपने बगल वाले व्यक्ति को शांत करें, है ना। बाकी जो भी टेक्निक है वो बाद में है, क्या मेथड है भागने का, बचने का, बचाने का, लेकिन सबसे पहले तो है रिलैक्स रहना, शांत रहना, काम रहना। तो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को समझना अधिक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हम मेडिटेशन पार्ट को समझते हैं, कैसे हम अपने ब्रेन को गामा ब्रेन वेव पे शिफ्ट करें। नेक्स्ट, तो देयर आर 5 ब्रेन वेव। हाँ, स्ट्रेस को मैं मैनेज करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, आई रिकमेंड एवरी पेशेंट ऑफ माइंड टू मेंटेन ए इमोशन चार्ट, इमोशनल जर्नलिंग। अपने इमोशंस आप लिखें एवरी डे, विच ऑल इमोशंस यू आर एक्सपीरियंसिंग। पॉजिटिव इमोशंस कितने हैं, नेगेटिव इमोशंस कितने हैं। व्हेन यू बिकम अवेयर ऑफ योर नेगेटिव इमोशंस, देन यू कैन मैनेज इट। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप मेरे भीतर गुस्सा इतना है, एंजाइटी इतनी है ना, तो उसको आप मैनेज कैसे करेंगे। द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मैनेज एनीथिंग इज द अवेयरनेस, अवेयरनेस ऑफ इट्स प्रेजेंस, कि आपकी लाइफ में ये कितना है। इमोशन चार्टिंग एक बहुत अच्छा है, फीलिंग थर्मामीटर। नेक्स्ट, तो बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, गामा, ये घटती फ्रीक्वेंसी में है, ब्रेन की फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी 1 मिनट में कितने वेव बनते हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी। और ये फ्रीक्वेंसी तो हर जगह पे है। तो यहां पर ब्रेन की फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है ना। साउंड फ्रीक्वेंसी अलग चीज हो जाएगी, लाइट फ्रीक्वेंसी अलग चीज हो जाएगी। तो नेक्स्ट, बीटा, अभी बीटा होगा ज्यादातर के माइंड में, अगर आप आंख बंद करके इस लेक्चर को नहीं सुन रहे हैं तो 14 to 30 हर्ट्ज। 14 to 25 इज लो बीटा, नॉर्मल बीटा। अगर सब्जी खरीदनी है तो आपका ब्रेन जो है लो बीटा में होगा। इफ देयर इज स्ट्रेस इन योर माइंड तो वो हाई बीटा में होगा, 25 to 30 हर्ट्ज। अगर हम अपने ब्रेन को बीटा से अल्फा में शिफ्ट कर लें तो स्ट्रेस जो है वो कम हो जाएगा। कम होगा, खत्म नहीं होगा, कम होगा, लेकिन कम होना भी बड़ी बात है। अल्फा से और नीचे जाते हैं तो फिर थीटा होता है, जो हम अपनी रात में सोते समय जो हम सपने देखते हैं, ड्रीम्स, एट दैट टाइम आवर ब्रेन इज हैविंग थीटा ब्रेन वेव मोस्टली। देखिए, सिंप्लीफाई करके चीजें बताई जाती हैं। जब हम इसको मेडिकल में पढ़ते हैं तो ब्रेन के हर एक पार्ट में एक ही ब्रेन वेव नहीं हो रहा होता है। इन डिफरेंट ब्रेन एरिया देयर आर डिफरेंट ब्रेन वेव्स।
तो इट इज वेरी सिंप्लीफाइड वर्जन, है ना, कि मेजॉरिटी ऑफ एरिया में थीटा होगा एट द टाइम ऑफ ड्रीमिंग। मेडिटेशन में भी जब हमें विजन आते हैं, जो सिंपल विजन है, जनरल विजन है, जिसमें आपको कलर दिख रहे हैं, कोई मास्टर दिख रहे हैं, तो वो थीटा ब्रेन वेव की स्थिति होती है। जो मिस्टिकल है वो गामा वाला है, और उसके नीचे है डेल्टा 1 to 3 हर्ट्ज। अल्फा में रिलैक्सेशन मिलता है, शांति मिलनी शुरू हो जाती है, थीटा में हीलिंग शुरू हो जाती है, और डेल्टा में डीप हीलिंग होती है 1 to 3 हर्ट्ज। तो मेडिटेशन कम्युनिटी में, पीएसएसएम में और बाहर भी, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है, जब मेडिटेशन में हमें विजन दिखते हैं तो मेरा मेडिटेशन ज्यादा पावरफुल है। मेडिकली इट इज नॉट सो। जब आपको विजन हो रहे हैं एट दैट टाइम इट इज थीटा, फायदा आपको हो रहा है। बट व्हेन योर ब्रेन इज इन डेल्टा, डीप मेडिटेशन, डीप स्लीप, experience less state of meditation, that meditation is more powerful than your vision वाला meditation। तो जो लोग ये सोचते हैं मुझे मेडिटेशन में विजन नहीं हो रहे हैं, दे आर लक्की, दे आर बेटर, है ना। एंड डेल्टा के बाद फिर गामा चलाता है। अब यहां पर थोड़ा सा ये लॉजिकल रिदम फॉलो नहीं करता। डेल्टा हो गया 1 to 3 हर्ट्ज, अब 1 से नीचे माइनस में कैसे जाएंगे? फ्रीक्वेंसी माइनस में नहीं हो सकती है क्या सर? नहीं हो सकती। तो यहां पे बिल्कुल अलग चीजें हो जाती है। 30 हर्ट्ज तक होता है बीटा, गामा की फ्रीक्वेंसी 40 हर्ट्ज टू 100 हर्ट्ज तक होती है। नेक्स्ट, तो हम इसका प्रैक्टिकल समझे कि हम कैसे स्विच करें। बीटा इज हाई स्ट्रेस जोन। जब भी आपको तनाव आ रहा है, जानिए आपकी मेजॉरिटी ऑफ ब्रेन एरिया में हाई बीटा ब्रेन वेव चल रहे हैं। नेक्स्ट, तो हम अल्फा लाना सीख लें, जिससे हमारा स्ट्रेस कम हो जाएगा। अल्फा को लाने के लिए भी बहुत सारे मेथड हैं। हम वैगस नर्व को स्टिमुलेट करते हैं। जो पॉपुलर मेथड्स हैं उसमें वैगस नर्व का स्टिमुलेशन वाला मेथड इज मोर इंपॉर्टेंट, इजियर टू प्रैक्टिस। अब इस वैगस नर्व को स्टिमुलेट करने के लिए भी दर्जनों मेथड्स हैं। दे आर मोर देन 10 मेथड्स जिससे हम वैगस नर्व को स्टिमुलेट कर सकते हैं, है ना। फास्ट डेमो देता हूं, बस एक्सप्लेन करना। अगर आप अपने हाथ पीछे करें, और जिन लोगों के पास हेड रेस्ट है तो पीछे वाले में अपने सिर को टिका लें, है ना, और अपने हेड को राइट करें, राइट। और राइट करने के बाद और एक्सट्रीम राइट देखना है आपको, जितना मैक्सिमम राइट देख सकते हैं, है ना। जिन लोगों को हेड रेस्ट नहीं मिल पा रहा है वो लोग नहीं ठीक से कर पाएंगे, वो छोड़ दीजिए। जिनको हेड रेस्ट मिल पा रहा है वो करें, है ना। आप इसे लेटे लेटे भी कर सकते हैं, आपने सीख लिया तो ये भी एक मेथड है जिससे वैगस नर्व स्टिमुलेट हो सकता है। इसका भी कुछ लोग यूज करते हैं, बट माय फेवरेट मेथड इज ब्रीदिंग मेथड। नेक्स्ट, वैगस ब्रीदिंग। हम अपने वैगस नर्व को स्टिमुलेट करें विद ए पार्टिकुलर वे ऑफ ब्रीदिंग। तो वैगस नर्व इज ए वेरी लॉन्ग नर्व, वेरी यूजफुल नर्व, है ना। हम ये एक क्रैनियल नर्व है, दे आर 12 क्रैनियल नर्व्स, उसमें ये एक सबसे लंबा है। हमारे मल्टीपल ऑर्गन्स को ये प्रभावित करता है। नेक्स्ट, तो इस वैगस नर्व को स्टिमुलेट करने का सबसे पावरफुल तरीका है वैगस ब्रीदिंग। अल्फा ब्रीदिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमारे ब्रेन में अल्फा ब्रेन वेव जनरेट होते हैं। क्या करते हैं हम इसमें? हम नाक से सांस लेते हैं और मुंह से सांस छोड़ते हैं। यू हैव टू इनहेल थ्रू नोज एंड यू हैव टू एक्सहेल थ्रू माउथ। तो सब लोग सीधे बैठिए, अपने हाथ को अपने पैर पे रखें, हथेलियां छत की तरफ। दिस इज बेसिकली टू रिलैक्स योर बॉडी, है ना। और आपको नाक से पहले समझ लीजिए, 2 बार समझ के कर लीजिए, फिर आंख बंद करके 5 बार प्रॉपर कीजिएगा। चश्मे अगर उतारने में कंफर्टेबल है तो चश्मे उतार लें, नहीं तो चश्मा पहने हुए भी कर सकते हैं, ये मेडिटेशन नहीं है, है ना। लेकिन उतार लें तो अच्छा है। तो हमें नाक से सांस लेनी है, हल्की से गहरी सांस लेनी है, कोई काउंट नहीं करना है। समहाउ दुनिया में काउंटिंग वाला मेथड, बॉक्स ब्रीदिंग एंड अदर मेथड आर मोर पॉपुलर। अगर हम काउंट करते हैं, हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पारासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम 2 हैं।
वैगस नर्व जो है वो पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है. इफ यू आर काउंटिंग, योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम विल बिकम एक्टिव. आवर गोल इज टू एक्टिवेट पारासिम्पैथेटिक नर्व. तो काउंटिंग वाले मेथड्स जो हैं वो मुझे साइंटिफिकली अपील नहीं करते. तो दुनिया में समहाउ पॉपुलर हैं. फॉर साइंटिस्ट लाइक मी, पॉपुलरिटी इज नॉट ए क्राइटेरिया टू प्रैक्टिस इट. उसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक है, साइंटिफिक मैकेनिज्म है, हेल्दी साइंटिफिक मैकेनिज्म है. देन आई विल प्रैक्टिस, आई विल ट्राई, आई विल एक्सपेरिमेंट. तो वैगस ब्रीदिंग में हम नाक से गहरी सांस लेंगे, कोई काउंटिंग नहीं करनी है, और आपको सांसें छोड़नी है कैंडल को ब्लो करने के लिए. कल्पना करना है कि आप एक मोमबत्ती आपको सामने है, उसको बुझाने के लिए आप सांस छोड़ेंगे. और इस सांस छोड़ने की प्रक्रिया में यू हैव टू एक्सहेल एज स्लो एज यू कैन. जितने आप धीरे धीरे सांसें छोड़ेंगे, वैगस नर्व उतना अच्छा एक्टिवेट होगा. हमारा जो माउथ है, माउथ के पीछे का एरिया, अपर एरिया, सॉफ्ट पैलेट, वहां पर वैगस नर्व की ब्रांच आती है. तो जब हम उस मोमबत्ती को बुझाने वाली सांस छोड़ते हैं तो फिर वो वैगस नर्व स्टिमुलेट होता है, एक्टिवेट होता है. मेडिटेशन इज नेक्स्ट स्टेट which we will experience in properly in delta and gamma. On practical level, your brain will switch in alpha, theta, delta, gamma when you are practicing meditation. But you can, if you know the science of brain wave during meditation and throughout 24/7, you can manage your brain, your life in better manner. तो ध्यान में जब हमें शांति मिलती है, दैट इज अल्फा. शांति अच्छी चीज है, बड़ी चीज है. बट जब हम हीलिंग की बात करते हैं, इन PSSM वी सेज कि आप ध्यान करो, ध्यान से आपका सब कुछ ठीक होगा. अगर आप मेडिटेशन के दौरान अगर सिर्फ अल्फा स्टेट में हैं तो हीलिंग नहीं होगी. आपको अच्छा लग रहा है, शांति मिल रही है, आप बोल रहे हैं बहुत अच्छा ध्यान में चल रहा है, ऑल बहुत बढ़िया है, लेकिन इससे आपके बीमारी ठीक नहीं होगा, है ना. यह बात समझनी है. तो अल्फा में भी हम जाएं तो अच्छा है. थोड़ा टेंशन कम होगा, तो जिनको गुस्सा आता है गुस्सा कम हो जाएगा, एंजाइटी कम हो जाएगी. जिन्हें भी एंजाइटी की प्रॉब्लम है, गुस्से की प्रॉब्लम है, एनी इमोशन इफ is disturbing you, practice this vagus breathing 5 times a day. दिन में आप कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी बैठकर कर सकते हैं. इनफैक्ट अगर आपको वॉक कर रहे हैं और चलते चलते गुस्सा आ गया तो चलते चलते भी कर सकते हैं, कुछ तो इफेक्ट हो ही जाएगा, है ना. आइडियली है कि बैठकर और आंख बंद करके करें, लेकिन आप थोड़ा सा बहुत इफेक्ट आप किसी भी तरह से ले सकते हैं. तो प्रैक्टिस दिस अल्फा 5 टाइम्स. अल्फा फिजियोलॉजिकली है, वैगस एनाटॉमिकली है. मेडिटेशन को गहरा करने में भी इसका रोल है, अगर आपकी लाइफ में डिस्टर्बिंग इमोशंस हैं तो, और बहुतों की लाइफ में तो होते ही हैं. आफ्टर अल्फा, नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट कीजिएगा. बहुत सारे मेथड्स हैं इसमें. आपको श्रेयांश सर ने ब्रेथ वर्क करवाया है मॉर्निंग में. कितने लोगों ने किया था मॉर्निंग में ब्रेथ वर्क? ब्रेथ वर्क इज गुड वे टू गो इनटू थीटा. ब्रेथ वर्क इज ऑल्सो वेरी गुड. मैं भी अपने बहुत सारे पेशेंट्स को ब्रेथ वर्क रिकमेंड करता हूं, खासकर जो कफ प्रकृति के लोग हैं, वात पित्त कफ, आयुर्वेद का है, जो लोग जानते होंगे. तो अगर कफ प्रकृति है तो ब्रेथ वर्क आपके लिए जरूर फायदेमंद होगा. बहुत सारे इमोशनल मैनेजमेंट के लिए भी ब्रेथ वर्क का बहुत अच्छा रोल है. थीटा में जाएंगे, आपके सबकॉन्शियस पैटर्न सामने आएंगे. तो ब्रेथ वर्क के माध्यम से हो सकता है, इसमें हमारी इंट्यूशन बढ़ जाती है. ध्यान से आप लोगों को कुछ लोगों ने ये फायदा महसूस किया होगा कि इंट्यूशन बढ़ते हैं. तो ओके, टाइम कम है तो थीटा को हम बाईपास करते हैं. नेक्स्ट चले हम गामा पे. नेक्स्ट, हाँ, डेल्टा स्टेट. जो अभी हमने वैगस प्रैक्टिस किया, इसी में जब हम अपनी सांसों पर ध्यान ले जाते हैं, सांसों के अंतराल पे ध्यान ले जाते हैं, गैप बिटवीन ब्रेथ, मूवमेंट ऑफ ब्रेथ एंड गैप बिटवीन ब्रेथ, तब हम डेल्टा स्टेट में चले जाते हैं. स्पेस बिटवीन ब्रेथ, है ना. स्पेस एलिमेंट, जो मूवमेंट ऑफ ब्रेथ है, दैट इज एयर एलिमेंट.
and the space between breath is the space element. तो when you meditate on a space element तो डेल्टा में हम जाते हैं. नेक्स्ट, तो इसके आनापानसति तो प्रैक्टिस बहुत बार हुई ही है. नेक्स्ट, अगला चले. नेक्स्ट, हाँ, जब हम डेल्टा में होते हैं तो हमारी डीप हीलिंग होती है. क्यों? क्योंकि डेल्टा के दौरान ही हमारे ब्रह्मरंध्र से एनर्जी अंदर उतरती है. जो हमारे 7 चक्रास हैं उसकी हीलिंग होती है. जब तक आपके चक्रास में एनर्जी नहीं उतर रही है तब तक आपके मेडिटेशन से हीलिंग प्रॉपर नहीं होगी, है ना. फॉर गुड हीलिंग यू नीड एनर्जी इन योर चक्रास. नेक्स्ट, तो हमें उस स्टेट में पहुंचना है नेक्स्ट जहां हमारे अंदर ये एनर्जी उतरनी शुरू हो जाए. तो यहां पर एक बहुत पावरफुल कंसेप्ट है फ्लावर का. हम डिफरेंट फ्लावर के साथ मेडिटेट करके अपने चक्रास को जल्दी बैलेंस कर सकते हैं. जैसे रूट चक्रा की को अगर हमें हील करना हो तो मंदार के फूल के साथ आप ध्यान करें. जो पैर की समस्या है, जो बोन की समस्या है, जो बैलेंस की समस्या है, जिन लोगों को बैलेंस नहीं रहता ना, पार्किंसन में वो बॉडी बैलेंस नहीं रख पाते, हाथ कांपता है जिन लोगों का, वो रूट चक्रा की वीकनेस है. मंदार के फूल हिबिस्कस फ्लावर के साथ ध्यान करेंगे तो वो बीमारी ठीक होगी. सैक्रल प्लेक्सस स्वादिष्ठान चक्र, जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की दिक्कत है, प्रोस्टेट की दिक्कत है, यूट्रस का है, ओवरी का है, मेनोपॉज की प्रॉब्लम है, इन सभी कंडीशन में स्वादिष्ठान चक्र का अच्छा होना इंपॉर्टेंट है. तो लिली के फूल के साथ ध्यान करने से स्वादिष्ठान चक्र हमारे अच्छे होते हैं. तो जब फूल पौधे के ऊपर है तब हमें उसके पास बैठकर ध्यान करना है. फूल को तोड़ना नहीं है. फूल टूट गया, नाउ इट्स ए डेड फ्लावर, तो उसमें उतनी ऊर्जा नहीं है. जब वो प्लांट के ऊपर है तब हम उसके पास बैठे, पहले थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड दें. देखिए, जब भी आप किसी को धन्यवाद देंगे तो वो आपसे जुड़ जाएगा, है ना. तो ग्रैटिट्यूड दें, उससे बातें करें थोड़ा सा 2-4 मिनट, उससे रिक्वेस्ट करें अपनी एनर्जी को मेरी एनर्जी से जोड़ो, और फिर वहां पे आप 20-20 मिनट 30 मिनट ध्यान कर लें. तो ये फ्लावर के साथ ध्यान करना ये बहुत सबसे इजी प्रैक्टिकल मेथड है अपने चक्रा को बैलेंस करने का. हम म्यूजिक मेडिटेशन भी कर सकते हैं. रागाज, हमारे क्लासिकल म्यूजिक में 7 राग हैं, 7 स्वर होते हैं, और चक्रास भी 7 हैं. तो ये कोरिलेशन हमें हिंट देता है कि स्पेसिफिक म्यूजिक के साथ हम मेडिटेट करेंगे, स्पेसिफिक रागाज के साथ, तो हमारे चक्रास को हील करेगा. और हार्ट चक्र इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑटो इम्यून के लिए मैंने आपको हार्ट पे हाथ रखवाया था. ऑटो इम्यून ठीक करना हो, अपने हार्ट चक्र को ठीक कर लीजिए. हार्ट चक्र ठीक हुआ, ऑटो इम्यून बीमारी ठीक हो जाएगी. तो गुलाब के फूल के साथ ध्यान करें. इनफैक्ट लुई हे को जिन लोगों ने पढ़ा होगा, यू कैन हील योर लाइफ, लुई हे फोकसेस ऑन सेल्फ लव. तो लव एज वेल एज सेल्फ लव बोथ हैज रिलेशन विद द हार्ट चक्र. तो गुलाब के फूल के साथ ध्यान करेंगे तो आपका सेल्फ लव भी अपने आप अच्छा होने लग जाएगा. लुई हे का मेथड मिरर वर्क है, उससे भी अच्छा होगा. गुलाब के फूल के साथ ध्यान करेंगे तो भी अच्छा हो जाएगा. तो 7 चक्रास के फ्लावर के साथ ध्यान करने से हम वो होगा. उन 7 में ये 3 चक्रास, रूट, सैक्रल प्लेक्सस एंड हार्ट, स्टेम सेल रीजनरेशन में इन 3 चक्रा का रोल सबसे ज्यादा है. नेक्स्ट, अगले चलिए. और हाँ, तो 5 ब्रेन वेव जो है यहाँ पे फिर से मैंने दिखा रहा हूं मैं, आप फोटो ले लें, एक्सप्लेन करने का समय नहीं है. नेक्स्ट, हम आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फैक्टर कि गामा ब्रेन वेव में हम कैसे जाएं. गामा ब्रेन वेव के लिए आपने अगर ब्रेथवर्क किया है, ट्रांसलेटर ब्रेथवर्क श्रेयांश सर के साथ, तो वहां पर आता है हार्ट कोहेरेंस. बट दिस हार्ट कोहेरेंस टॉपिक आल्सो वेरी वेरी डीप. हम सिर्फ हार्ट कोहेरेंस को समझने के लिए ही हम 2 घंटे का वर्कशॉप कर सकते हैं. हार्ट जब अपना परफेक्ट स्टेट में आ जाए, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ हार्ट? रेडिएटिंग द लव, रिसीविंग द लव. जितना प्यार आप स्वीकार करते हैं और जितना प्रेम आप देते हैं उतना आपका हार्ट हेल्दी होगा, तो हार्ट कोहेरेंस उतना अच्छा होगा. तो प्यार स्वीकार करना भी इंपॉर्टेंट है. अगर कभी कोई अप्रिशिएट करता है आपको, समटाइम्स वी हैव टेंडेंसी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एक्सेप्ट द अप्रिशिएशन. दैट इज ऑल्सो क्वालिटी ऑफ हेल्दी हार्ट चक्र. कोई गिफ्ट दे रहा है, नहीं इसकी जरूरत नहीं है, अरे जरूरत है, आपके हार्ट चक्र को मजबूत बनाने के लिए इसकी जरूरत है. ऑलवेज एक्सेप्ट द गिफ्ट, है ना. तो हार्ट चक्र के को हम समझें. हार्ट चक्र भी अपने आप में बड़ा टॉपिक है. हार्ट चक्र 7 चक्र में जहां भी बात होती है हार्ट चक्र की काफी बात होती है.
तो हम हार्ट कोहेरेंस जो है, नेक्स्ट स्लाइड, हम इसमें मैं इसको तीन लेवल पे मैं जोड़ता हूं। और तो हार्ट कोहेरेंस, फिजिकल, एस्टल, कॉजल, ये सभी लोगों ने सुना होगा। अगर आप फिजिकल हार्ट पे हाथ रख के हार्ट कोहेरेंस कर रहे हैं तो दैट इज वन लेवल ऑफ हार्ट कोहेरेंस। नेक्स्ट लेवल ऑफ हार्ट कोहेरेंस इज द फीलिंग। जो एस्ट्रल बॉडी है उसमें इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं। तो अगर आप भावना से प्रेम को रेडिएट करते हैं तो इसके भी 3 स्टेप्स मैं अभी बताऊंगा। तो जब आप प्रेम की भावना दें तो वो एस्ट्रल लेवल का हार्ट कोहेरेंस हुआ। एंड कॉजल इज द मोस्ट स्पेसिफिक बॉडी। आपका जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, वैसे 7 बॉडी आज मेरा टॉपिक नहीं है, सभी 7 शरीर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो कॉजल बॉडी पे काम करना है। कॉजल बॉडी इज योर यूनिकनेस। आपके कारण शरीर में जो चीजें हैं वो किसी और के कारण शरीर में नहीं होंगी। तो जितना आप यूनिकनेस पे आते हैं दैट आपका कॉजल बॉडी एक्टिव होती है। तो आपकी लाइफ में जिसको प्यार देना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, आपका किसी से कंफ्लिक्ट हुआ है, झगड़ा हुआ है, उस व्यक्ति के साथ अगर आप हार्ट कोहेरेंस करेंगे, उस व्यक्ति को अपने हार्ट से लव रेडिएट करेंगे, अपने रिश्तों को हील करेंगे, तब आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ हार्ट कोहेरेंस हो रहा है ना। जहां पर प्यार देना सबसे मुश्किल होता है, वहां पर प्यार देना अगर आप सीखते हैं तो आपको प्यार करने की कला आती है। PMC हिंदी बदले जीवन।